Hi guys, welcome to the second episode of the Big Fat Podcast. आज हमारे साथ है मेरे डियर फ्रेंड पंकज मित्तल, जो कि एक स्टॉक ब्रोकर है आनंद राठी से। हाय पंकज जी, Hi हाउ आर यू? Ayush, I'm good. You tell. आई एम गुड। तो पंकज जी, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर एक बिगनर, एक मतलब कॉलेज पास आउट वांट्स टू इन्वेस्ट इनटू स्टॉक मार्केट, वो क्या करे? दूसरा, काफी लोग एडवाइस करते हैं कि स्टॉक मार्केट में जंप करो तो लॉस हो जाएगा, इसलिए मत करो। तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि इनिशियली हमें क्या करना चाहिए? देखो आयुष, मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर आज की डेट में अगर आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करते हो हाँ। तो आपका पैसा स्टॉक मार्केट में 100% लगाना चाहिए। अच्छा। जरूर आपको लगाने चाहिए पैसे। हाँ। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको अपने पैसे कौन से लगाने हैं। एक तो आपको अपने स्पेयर पैसे लगाने हैं। हाँ। सेकंड चीज होती है, मार्केट में एक सेगमेंट होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ठीक है। जो कि बहुत एक्साइटिंग सेगमेंट होता है। हाँ। और उसको देख के ना लोग बहुत जल्दी एक्साइट होते हैं। अच्छा। अपने को जो भी बिगिनर्स हैं, जो स्किल्ड नहीं है, जिनको मार्केट की नॉलेज नहीं है, हाँ। जिनको टिप्स लेके काम करना है, हाँ। या किसी से पूछ के काम करना है, हाँ। उनको इस सेगमेंट से तो बहुत दूर रहना चाहिए। क्योंकि ये सेगमेंट एक ऐसा है, इस सेगमेंट के अंदर ना अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो, उसके अंदर अगर आप किसी भी ब्रोकर के यहाँ पे लॉग इन करते हो ना, हाँ। सबसे पहले वो डिस्क्लेमर आता है कि अच्छा। सेबी खुद ये बात कहती है कि 100 में से हाँ। 90 लोगों के पैसे इसमें नुकसान होता है। अच्छा। और जो 10% लोग कमाते हैं, हाँ। वो 10% लोग भी अपने खर्चे का हाँ। 26% से 50% तक सिर्फ टैक्सेस में और खर्चों में दे देते हैं। अच्छा। तो मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि इसमें कितने परसेंट लोग कमाते हैं। बट लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में आते हैं इसलिए क्योंकि उसमें ना इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी कम पैसों से हो जाती है। अच्छा। कम पैसों से उनको लगता है कि फटाफट पैसे बन जाएंगे। अब फटाफट पैसे बनाने के चक्कर में हाँ। वो जो घर से लेके आते हैं अपने वो पैसे भी दे जाते हैं। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में अगर आना है तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस को हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर हाँ। आपकी छोटी कैपिटल भी है, छोटी कैपिटल के साथ भी आपको कैश सेगमेंट में काम करना चाहिए। कैश सेगमेंट जिसमें आपकी डिलीवरी के, आप शेयर्स को डिलीवरी पे बाय करते हो, डिलीवरी पे शेयर्स को बाय करो, उनको होल्ड करो, उनको रखो, अच्छी क्वालिटी का माल खरीदो। अच्छी क्वालिटी के शेयर्स खरीदोगे तो आपके पैसे ना अपने बन जाएंगे। मार्केट देखो ऊपर नीचे तो चलती रहेगी, बट वहां पे आपको पता है कि मैंने सपोज करो 1 लाख रुपए के कोई शेयर लिए। हाँ। अब वो 1 लाख के 60,000 के भी रह सकते हैं, 70 के भी रह सकते हैं, 90 के भी हो सकते हैं, और 1 लाख के ऊपर की तरफ तो स्काई इज द लिमिट। बिल्कुल। वो आपकी कैपेसिटी, आपकी चॉइस के ऊपर होता है कि आपने क्या चूज करा है, किस टाइप का स्टॉक चूज करा है। ओके। सो पंकज जी, एक और चीज शुरुआत करने से पहले मैं आपको चाहूंगा एक बार आप डिस्क्लेमर दे दीजिए। इससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि इस वीडियो में हम कोई भी स्टॉक्स या इंडाइसेस के बारे में कुछ भी बात करेंगे तो आप ये ध्यान रखिएगा कि उसमें मेरी या मेरे क्लाइंट्स की ऑलरेडी पोजीशंस हो सकती हैं। बीइंग अ स्टॉक ब्रोकर, बीइंग अ इन्वेस्टर एंड अ ट्रेडर, हम लोग अपने क्लाइंट्स को भी एडवाइस करते हैं। और इसलिए अगर आपको इस वीडियो को बिल्कुल एक ऐसा एजुकेशनल पर्पस के लिए देखा जाना चाहिए, कुछ स्टॉक के बारे में बात होती है तो अगर आप उस स्टॉक को बाय लेते हैं या कुछ करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एंड प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। पंकज जी, आप क्या रेकमेंड करोगे कि एफएनओ के साथ इनिशियल स्ट्रैटेजी, जैसे आपने कहा कि आप नहीं करते रेकमेंड, तो हमें अगर शेयर मार्केट में भी जाना है तो शेयर मार्केट में लॉस के कितने चांस होते हैं या प्रॉफिट के कितने चांस होते हैं, वर्सेस एफएनओ में कितने प्रॉफिट लॉस के चांस होते हैं? देखो, अगर आप एफएनओ में ट्रेड करते हो ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 99% प्रोबेबिलिटी की आप पैसा गवा के ही घर जाओगे। ओके, मतलब आप चाहे आप पैसा जीरो भी कर सकते पैसा जीरो होगा ही होगा। ओके। और जीरो जो पैसा होगा उसमें बाद में जब आप हिसाब लगाने बैठोगे, हाँ। 2 महीने 6 महीने जितना भी टाइम आपको लगे उसमें जीरो करने में, हाँ। उसके बाद आप हिसाब लगाने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने 5 लाख रुपए अगर सपोज करो डाले, हाँ, तो 5 लाख में से 3 लाख 4 लाख तो आपने टैक्सेस और खर्चों में दे दिए। ओके। बाकी पैसे आपने गवा दिए। ये डिपेंड करता है कि आपने कितना ड्यूरेशन उसमें बिता पाए। ओके। अगर आपने ड्यूरेशन ही समझो 15 दिन में 5 लाख गवा दिए तो डेफिनेटली है कि भाई आपने मार्केट में लॉस करा, आपने ब्रोकरेज वगैरह में कम पैसे दिए होंगे। ओके। बट अगर आपने 6 महीने साल भर बिता दिया, उसमें आपने धीरे धीरे कर, क्योंकि आपका हर ट्रेड लूजिंग ट्रेड नहीं जाएगा। हाँ। आपका कुछ ट्रेड ऐसे होंगे, 10 में से 2 ट्रेड ऐसे होंगे जिसमें आपके पैसे बनेंगे, वो आपको बाकी और ट्रेड लेने के लिए ना आपको एक्साइट करते रहेंगे। बट आपकी रेशियो ये निकल गया कि 10 में से 2 में गवा रहे हो, 2 में कमा रहे हो, 8 में गवा रहे हो, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो आप ये बोलोगे कि एफएनओ हाईली एक्सपर्ट लोगों के लिए है? वो बिल्कुल प्योरली हाईली स्किल्ड लोग हैं, जो लोग स्क्रीन के सामने बैठते हैं, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी स्टॉक मार्केट को दी हुई है। ओके। जिनको पूरे वर्ल्ड की, ग्लोबली सब चीज के ऊपर नजर रहती है। हाँ। बिकॉज देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स कि जिसको आपको ना साथ में आपको देखना पड़ता है कि कहाँ पे क्या चल रहा है।
तो लोग इतने स्किल्ड होते नहीं है। लोग समझते हैं कि हमने 20,000 25,000 का मोबाइल फोन हाथ में ले लिया, उस मोबाइल फोन से हम लोग सट्टा बाजार कर सकते हैं, सट्टा खेल सकते हैं। बिल्कुल। वो तो देने के लिए ही मार्केट में आते हैं, वो अच्छा। लेने के लिए नहीं आते। ओके, सो एक न्यू इन्वेस्टर क्या करे अगर मतलब वो शेयर मार्केट में भी नॉर्मल शेयर बाय करना चाहता है, तो क्या चीजों का मतलब ध्यान रखे कि वो राइट सेगमेंट में परचेज कर पाए और फिर सही टाइम पे बेच पाए? देखो आयुष, उसका ना बहुत सिंपल सा तरीका है। हाँ जी। सबसे पहले तो जो आपकी रिटर्न्स है, आपको ना अपनी एक्सपेक्टेशन एक रियलिस्टिक रिटर्न्स के ऊपर करनी पड़ेंगी। ओके। कि लोग यहाँ पे सोचते हैं कि मेरे 1 महीने में या 15 दिन में पैसे डबल हो जाए, बिल्कुल। तो नहीं हो सकते। अगर ऐसे पैसे डबल होते हो तो ये समझो कि हिंदुस्तान में शायद गरीब कोई ना हो, बिल्कुल। या किसी को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। हर आदमी जो है ना, हाँ। सिर्फ स्टॉक मार्केट करे और हाँ। बीच में जाके मजे आराम करे, करे। और हाँ। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप स्किल्ड बंदे नहीं हो, हाँ। आप नए इन्वेस्टर हो, या आपने स्किल्ड का मतलब ये नहीं कि अगर आप 3 साल से या 4 साल से करते आ रहे हो हाँ। तो आपको स्किल आ गया। हाँ। स्किल उस बंदे को भी अभी 100% स्किल तो वो भी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ओके। मेरे लिए स्टॉक मार्केट सुबह दिन भी स्टॉक मार्केट है, रात भी स्टॉक मार्केट है, मुझे स्टॉक मार्केट के अलावा कुछ नजर नहीं आता। बिल्कुल। तो मैं भी अपने आप को गिनता हूँ यार मेरे पास भी अभी इतनी स्किल नहीं है, मैं भी गलत पढ़ता हूँ। बिल्कुल। गलत तो हर आदमी पढ़ेगा। बिल्कुल। उसके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है हाँ। कि आप पहली बात तो डिस्काउंट ब्रोकर से दूर रहें, ठीक है। क्योंकि आपको एडवाइजरी चाहिए। अच्छा गाइज, एक चीज है कि डिस्काउंट ब्रोकर्स बेसिकली वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें आपको कम ब्रोकरशिप पे आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। मैं नाम तो नहीं लूंगा, बट काफी ज्यादा ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो अभी मार्केट में काफी ज्यादा इन है, जिसमें मैक्सिमम लोगों के अकाउंट्स खुले हुए हैं। बट पंकज जी के अकॉर्डिंग आपको एक ऐसे ब्रोकर्स के साथ टाई अप करना चाहिए जो बेसिकली आपको साथ में थोड़ी एडवाइस भी दे सके। पंकज जी और बेटर बता पाएंगे? मैं बताता हूँ। देखो डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ क्या होता है, आपको एडवाइजरी नहीं मिलती। बंदा कहता है मेरी ब्रोकरेज बच जाएगी, ओके। मेरा खर्चा कम लगेगा। ओके। खर्चा बचाने की स्टोरी ना वो आदमी सोचता है जो आदमी स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं बना पाता। अच्छा। जिस आदमी के पैसे बनते हैं ना, हाँ जी। उसे ये समझ आता है कि यार ये ब्रोकरेज ये सब चीजें ना बहुत छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं। ओके। इसके सामने जो मेरी कमाई आ रही है ना, वो अनइमेजिनेबल है, जो शायद मैं खुद से नहीं कर सकता। अब जैसे एडवाइजरी कैसे होती है, एडवाइजरी लोग सोचते हैं कि टीवी पे हमने शेयर देख लिया। तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर हम कोई शेयर बाय करते हैं ना, हाँ। अगर वो टीवी पे रिकमेंड हो रहा होता है, अगर हमने बाय किया होता है हम बेच देते हैं। अच्छा। हम 99% हमारी कोशिश ये होती है, हाँ। हम उस स्टॉक को अगर हमने कोई बाय किया और वो बाय चांस टीवी पे रिकमेंड हो, क्योंकि न्यूज हमारे पास भी चलती है सारा दिन, बिल्कुल। ऑल्दो हम उसको म्यूट करके देखते हैं। बिल्कुल। अगर हमें नजर आ गया कि ये शेयर मैंने अभी बाय करा हुआ या 10 मिनट पहले बाय करा है, हाँ। और अब ये टीवी पे रिकमेंड हो रहा है, हाँ। हम नॉर्मली उस स्टॉक को बेच देते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब टीवी पे रिकमेंडेशन आई है ना, हाँ। आई डोंट नो कि टीवी पे जो एनालिस्ट बैठे हैं, हाँ। उसने पहले हो सकता है अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर दिया हो। ओके। क्योंकि टीवी पे अगर उसने बताया तो स्टॉक में थोड़ा सा जंप आएगा। ओके। जंप आने के बाद क्या होगा, वो अपने क्लाइंट्स को तो हो सकता है मैसेज कर दे या इन्फॉर्म कर दे कि बेच दो, आप एग्जिट कर जाओ। आप एग्जिट कर जाओ। अब लोगों को अगर वो स्टॉक चिपक गया, हाँ। तो वो स्टॉक में अपने को नहीं रहना ना, बिल्कुल। अपने को कोई काम नहीं है। क्योंकि उसमें कुछ अब क्या, उसमें क्या होता है, टीवी पे रिकमेंड होती है, मास पब्लिक घुस जाती है। ठीक है। जब मास पब्लिक को थोड़ी पैसे कमाई आती है। हाँ। पैसे बाजार के अंदर पैसे उनके नहीं बनेंगे, पैसे उन लोगों के बनेंगे जो लोग थोड़ा हिडन में रहते हैं, ठीक है। जो लोग स्टॉक को तब पकड़ते हैं जब पब्लिक नहीं होती, पब्लिक कम होती है। तो आप बेसिकली कहना ये चाह रहे हो कि अगर स्टॉक पे अगर कोई न्यूज दे दे, जैसे आज अगर हमारे बीच राकेश झुनझुनवाला जी होते और वो कोई शेयर बता देते, तो उनके पीछे उनके फैंस काफी परचेजिंग करने लग जाते, जिससे उसका रेट जो है काफी हाई पहुंच जाता। हाँ। और हाई पहुंचने की वजह से जो पहले से उसमें होल्ड कर रहे हैं वो में भी आके बेच देते, एंड वो स्टॉक फिर जो नए बायर्स है उनके पास वो स्टॉक अटक जाता। राइट। से आपने ये बात बोली, इसके आपको नहीं पता, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जी का आपने नाम लिया, वो हाँ। तो एक इन्वेस्टर है, ठीक है। वो अगर किसी स्टॉक में बाय करा होगा उन्होंने, या हाँ। जब करते भी थे, उनका कोई विजन ये नहीं होता था कि मेरे को 2 घंटे में बेचना है या 2 दिन में बेचना है। बिल्कुल। उनका विजन ये होता था क्या ये 3x 4x या 10x स्टॉक हो सकता है। उनका होल्डिंग पीरियड होगा 3 साल का 5 साल का। बिल्कुल। अगर उनका 3 साल या 5 साल का होल्डिंग पीरियड है तो हार्डली मैटर्स ना कौन घुस रहा है, क्योंकि उन्होंने तो अगर वो 500 रुपए में लेके उसको सोचा कि ये स्टॉक मैंने बेचना 2000 रुपए, तो पब्लिक तो घूम रही है ना 500 से 510 रुपए के बीच में, या 525 से 475 रुपए के बीच में। बिल्कुल। उसके अंदर पब्लिक खेल रही है। बिल्कुल। बट ज्यादातर लोग क्या होता है, यहाँ पे ट्रेडिंग करने आते हैं। बिल्कुल। जब वो ट्रेडिंग करने आते हैं तो स्टॉक में 10 रुपए ऊपर गया या 10 रुपए नीचे गया, तो उनको 10 रुपए ऊपर
चला गया तो उनको ऐसा लगता है कि मेरी लॉटरी लग गई। बिल्कुल 10 रुपए नीचे आ गया तो उनको ऐसा लगता है जैसे मेरी किसी ने किडनी निकाल ली। बिल्कुल। ठीक है, हाँ। तो कि मेरा इतना बड़ा लॉस हो गया। हाँ। बट जिसको देख के वो ले रहे हैं, उस बंदे का व्यू क्या है उस स्टॉक के ऊपर और कितना लंबा रखना चाहता है, वो तो हाँ। किसी को नहीं पता ना तो वो झुनझुनवाला जी हो या कोई भी बड़ा इन्वेस्टर है, वो बिल्कुल ये तो किसी को बताएगा नहीं ना कि मेरा व्यू कितने साल का है, क्या मैं सोच के लिए। बिल्कुल। तो मतलब जैसे ये काफी अकाउंट्स जो हैं ट्विटर पे चलते हैं, काफी अकाउंट ट्विटर पे चलते हैं, यूट्यूब पे चलते हैं, उनकी लेट से पहले से पोजीशन है उसमें शेयर में, एंड वो लोगों को खरीदवा के उसके रेट्स बढ़वा देते हैं, राइट? देखो इसमें क्या होता है हाँ। कि आजकल ना गवर्नमेंट ने सेबी जो है हमारा जो रेगुलेटरी है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने भी क्या करा हुआ, आजकल जितने भी ये यूट्यूब चैनल्स वगैरह ट्विटर वगैरह चलते हैं ना, हाँ। इन सबको बहुत टाइट करने पे आई हुई है। टाइट करने पे क्या आई हुई है, क्योंकि इनमें से कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर तो है नहीं, और इनमें बहुत सारी ना पंप एंड डंप की स्टोरी चल रही है। पंप एंड डंप क्या होता है कि किसी बंदे के सपोज करो 10 लाख 20 लाख फॉलोअर आ गए, वो तो स्क्रीनशॉट उसमें दिन में सारा दिन शेयर करता रहता है कि देखो जी हमारे पैसे बन गए, हमारे क्लाइंट के पैसे बन गए, कैसे बन गए। बिल्कुल। अब जो भोले जनता है हाँ। उसको चाहिए पैसे बन जाए, हाँ। वो स्क्रीनशॉट देख के या तो उसका बताया हुआ स्टॉक जो है बाय कर लेते हैं, या उसको कोई सब्सक्रिप्शन दे बैठते हैं। ओके। कि भैया अच्छा तू 2000 रुपए 5000 या 10,000 जो भी एक्स्ट्रा बंदा मांगता है, हाँ। तो ये पैसे ले ले यार, मेरे को शेयर बता दिया कर, क्योंकि हर बंदे को अपने पैसे बनाने हैं। बट उनमें क्या होता है कि आपको नहीं पता कि वो एक तो कंपनी कैसी है, हाँ। जो उसने दी है, हाँ। दूसरा उसके अंदर क्या उसके पास पहली पोजीशन थी, उसे पता मैंने 10 लाख फॉलोअर है या 5 लाख फॉलोअर है, हाँ। मैं डालूंगा तो 50,000 फॉलोअर या 10 या 5,000 आदमी भी लेने की कोशिश तो करेगा। बिल्कुल। 5,000 आदमी लेने की कोशिश करेगा तो प्राइस थोड़ा सा जंप होगा, वो अपना स्टॉक बेच के निकल जाएगा, तो उसमें क्यों जाना है। देखो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने का, पहली बात तो आप जो स्टॉक मार्केट में पैसे लेके आए हो, आपके वो स्पेयर पैसे होने चाहिए। स्पेयर इन द सेंस की नोबडी नोज कि आज मैंने कोई पोजीशन बनाई है, कल मार्केट कोई खुदा ना खास्ता सपोज करो कुछ, कल चाइना ताइवान का कोई ड्रामा हो जाए, आज मार्केट कितनी भी बुलिश क्यों ना लग रही हो, हाँ। कल मार्केट बिल्कुल 10% 15% नीचे आ जाएगी। तो वहां पे आदमी को क्या होता है कि अगर हमने स्पेयर पैसे नहीं, हमने उधार मांग के लाए हैं, हाँ। या हम कोई अपना डेली नीड्स के पैसे में से निकाल के डाल के लाए हैं इसमें, तो हमें प्रॉब्लम ना वहां पे बहुत ज्यादा आती है कि हमें लगता है कि नहीं यार ये ब्रेड एंड बटर के पैसे थे। बिल्कुल। बट अगर वही मेरे स्पेयर पैसे होते, अभी लोगों ने हमने सबने मतलब कई फाइट्स देख ली, रशिया यूक्रेन भी देख लिया, इसराइल हमास भी देख लिया, कोविड भी देख लिया, सब देख ली जितनी होनी थी, बिल्कुल। और आगे भी ये होती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। हाँ। ये सब कुछ होने के बाद मार्केट तो ऊपर ही है ना। बिल्कुल। लेकिन होल्ड कौन कौन कर पाया, होल्ड हाँ। वही कर पाया जिसने स्पेयर पैसे डाले हुए थे, स्पेयर पैसे, जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी थी। बिल्कुल। अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी तो रखो ना, क्या दिक्कत है। बिल्कुल। अगर आप पैसे उधार मांग के लाए हो, हाँ। तो आपको रोज टेंशन हो गया कि यार मेरे को उसका ब्याज भरना है, बिल्कुल। मैं क्या करूं, मैं तो मर गया, बिल्कुल। तो आपको दिक्कत आएगी। तो तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है, एक तो वो लोग हैं जो लोग 100% प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स अपने तरीके से काम करते हैं, हाँ। अपने तरीके से पैसे बनाते हैं, हाँ। वो शांति से बैठते हैं। जो लोग नए नए आए हैं उनको लगता है कि मेरे को महीने में 30-40 हजार यहाँ से बनना शुरू हो जाए लाख रुपए लगा के, हाँ। तो अल्टीमेटली वो लाख ही खत्म हो जाते हैं, वो उसका लाख रुपए जीरो हो जाना आगे पीछे कर कर आके। अगर आप रियलिस्टिक गेन से आओगे, अच्छी कंपनी में अच्छे स्टॉक्स को करोगे, बाय करोगे, एक अच्छा एडवाइजर पकड़ोगे, फाइनेंशियल एडवाइजर, एक अच्छा एडवाइजर लोगे जिसको नॉलेज होगी, जो आपको गाइड करेगा, तो आप पैसे धीरे धीरे ना मार्केट में बना जाओगे। जिगजैग मार्केट का आपको झेलना पड़ेगा, बट आप अल्टीमेटली पैसे बना के जाओगे अगर आप स्पेयर पैसे लेके आए हो। अच्छा, तो मतलब बेसिकली मार्केट के ट्रेंड्स के हिसाब से ना चल के किसी से एडवाइस लेने में ही आपको ज्यादा आपकी कमाई हो सकती है, राइट? बिल्कुल 100%। तो अभी जैसे कुछ साल पहले जोमेटो भी बहुत ट्रेंड करा था जब उसका आईपीओ लॉन्च हुआ था, काफी लोगों ने जम करा, बट उसके बाद वो शेयर नीचे आ गया। हाँ। तो आप क्या रिकमेंड करोगे उस सिचुएशन में? अब मैं बड़ी फनी स्टोरी बताता हूँ। अच्छा। जब आईपीओ आया था, आईपीओ के बाद स्टॉक का प्राइस ऊपर आया, ओके। तो आई वाज लाइक कि यार ये स्टॉक ना बहुत महंगा लग रहा है। बिजनेस मॉडल मुझे अच्छा लगता था, हाँ। बट मुझे स्टॉक बाय करने के लिए पसंद नहीं आता था कभी। ऐसा क्यों? वैल्यूएशन मैच नहीं करते थे। ओके। क्योंकि कंपनी अगर आप कोई टेक्निकल ब्रेकआउट से भी लेते हो तो फंडामेंटल्स तो उसके स्ट्रांग होने चाहिए ना। ओके। अल्टीमेटली आपको कंपनी वही ऊपर जाएगी जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जो आपको सस्ती मिल रही है। बिल्कुल। आप एक चीज समझो कि हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर मुझे 100 रुपए का माल 60 रुपए में मिलेगा तो मैं इन्वेस्टर हूँ। बिल्कुल। राइट। अगर 100 का माल, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 100 का माल मैं 200 में खरीद लूं और इन्वेस्टमेंट समझ के बैठा रहूं। बिल्कुल। मैं या तो 100 का माल अगर 125 में खरीदूंगा, हाँ। तो मैं उसको 130 140 में बेच भी दूंगा। और अगर मैंने 125 में खरीदा, 140 का मेरा टारगेट है, अगर 125 से वो वापस आ गया, 118 आ गया या 120 आ गया, तो मैं बेच भी दूंगा, मैं लॉस बुक कर लूंगा कि मेरा ट्रेड गलत हो गया। बिल्कुल। ठीक है। तो मेरे को जोमेटो एज ए इन्वेस्टर अच्छा लगता था। अच्छा। उसमें क्या हुआ, जोमेटो स्टॉक हमने 60 रुपीज में बाय किया था। अच्छा। जब बिल्कुल करेक्ट हो गया था ना, जब बिल्कुल लोगों के लिए जोमेटो, उनको ये नजर आता था यार ये खरीदने लायक स्टॉक नहीं है।
हम लोगों ने 60 रुपए जोमेटो बाय किया था, और अच्छा। मैंने पर्सनली खुद अच्छी खासी पोजीशन बनाई थी, और मैंने ये सोचा था कि भाई 1 साल के अंदर, 1.25 साल के अंदर ना ये मतलब 100, 120 125, 130 के आसपास टच कर आएगा। देगा। और मैं ये समझ रहा था कि साल में अगर 125-30 पे आ भी गया तो मेरा पैसा डबल हो रहा है यार। तो मेरे लेने के बाद हमने कुछ जो मेरे नियर एंड डियर वंस हैं हाँ। उनको भी बाय करा दिया, ओके। ये ले लो यार। ओके। उसके बाद स्टॉक का प्राइस आ गया नीचे, 45 आ गया। अच्छा। 45 आ गया तो सबको बड़ा पेन हुआ कि यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तू तो बता रहा था डबल हो जाएगा, हाँ। ये तो उल्टा हो गया। हाँ। तो मैं शांति से बैठा, मतलब क्योंकि स्टॉक का प्राइस नीचे, तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, मैं पेशेंस रख के बैठा रहा, मुझे क्योंकि कन्विक्शन थी कि अब हाँ। इसमें खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, पाने के लिए काफी कुछ है, क्योंकि वैल्यूएशन उसकी आगे ना कंफर्ट जोन में। तो वहां पे क्या हुआ, स्टॉक वापस चलना शुरू हुआ। हाँ। अराउंड मेरे ख्याल से 70 के आसपास मैक्सिमम सारे जिसको दिला था सब ने बेच मारा। मैं ओके। तब भी लेके बैठा रहा, ओके। मुझे कोई दिक्कत नहीं। हम्म। मैंने एक काफी, मतलब जो मेरा टारगेट प्राइस था उसके भी काफी ऊपर प्राइस के ऊपर जो है, हाँ। मैंने अपना पूरा प्रॉफिट बुक किया था। अच्छा। तब मेरे को लोग कहते थे हाँ। यार आप तो सही कहते थे, अच्छा। इतना हो जाएगा। मैं यार कम से कम किसी की, अगर यहाँ तो कभी किसी की एडवाइस मत लो, हाँ। या वो तो तो खुद अच्छे अपने से। रिसर्च कर लो। हाँ। अगर किसी की एडवाइस ले रहे हो तो उसकी सुनो भी, क्योंकि उसके सुने बिना आपका काम नहीं बनेगा। जो हो सकता है कि उस बंदे को जो चीज समझ आ रही है वो आपको नहीं आ रही, क्योंकि बिल्कुल। आप फुल टाइम नहीं कर रहे, आप फुल टाइम बिजनेस में नहीं हो। अब हमने सेल कर दिया, ऑल्दो जोमेटो एक अच्छा स्टॉक है, हाँ। हमें आज भी कंपनी पसंद है। हाँ। आज भी जो मेरा अभी नीचे में डिप वगैरह कुछ मिलेगा तो मेरे एक टारगेट प्राइस है, उस प्राइस के आसपास आएगा, आई विल अगेन मेक माय पोजीशन इन द स्टॉक, मैं खुद उसको लूंगा, हम्म। और फिर उसके बाद देखेंगे, हमें लगता है कि काफी ऊपर जाएगा। मेरे को भी ये बिलीव है पंकज जी कि मेरी कुछ टाइम पहले स्टार्टअप महाकुंभ में दीपेंद्र गोयल जो उनके सीईओ हैं उनसे मुलाकात हुई थी, एंड ही टोल्ड दैट ब्लिंकिट जो है अभी जोमेटो ने टेक ओवर करा है वो 10 टाइम्स बड़ा बन सकता है जोमेटो से। डेफिनेटली। तो इसका कितना पोटेंशियल है अगर आज जोमेटो को बाय करके हम लेट्स से 2-3 साल भी होल्ड कर लें और उसमें हम ब्लिंकिट की ग्रोथ देखें काफी, तो अल्टीमेटली तो जोमेटो के रेट्स को पे इंक्रीज तो आ ही रहा है ना। बिल्कुल आएगा। ऐसे काफी शेयर्स हैं जिनके तुम्हें सोच समझ के और एडवाइजर एक अगर तुम्हारे साथ जुड़ा हो, सो यू कैन गेट द राइट गाइडेंस एंड काफी अच्छे आप पैसे कमा सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल और देता हूँ। स्टॉक था LIC, ओके। इंडिया का सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी। उसके IPO पे मेरी क्लियर कट डेक था कि भाई आई विल नॉट बाय दिस स्टॉक, ओके। और मैंने आज तक LIC खरीदा नहीं है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये थी कि मेरे को स्टॉक नहीं समझ में आता था। ओके। मुझे उसकी वैल्यूएशंस वगैरह तो चलो एक अलग जगह पे है, हाँ। उसके बिजनेस मॉडल्स में क्या, सरकारी कंपनी है, हाँ। वो बहुत सारे पर्क्स अपने एम्प्लॉइज वगैरह को सबको बांट देती है। ठीक है जी। कंपनी में ग्रोथ कैसे आएगी? कंपनी में ग्रोथ तो तब आएगी ना कि एक कंपनी के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी जो है, कंपनी जो एबिटा कर रही है, हाँ। उस एबिटा को, उस प्रॉफिट को एक एक्सपेंशन में डाले। हाँ। अगर वो कंपनी एक्सपेंशन में डालने के बजाय उस पैसे को हाँ। अपने एम्प्लॉइज में या डिविडेंड देके इधर उधर बांट देती है, तो कंपनी वहां से ऊपर जाएगी कहां से? और प्लस प्लस उसमें मल्टीपल फैक्टर्स है जिसकी वजह से मेरे को LIC पसंद नहीं आता था। अब LIC का स्टॉक 900 950 के आसपास गवर्नमेंट ने दिया होगा, उसका स्टॉक गिरता गिरता 600 650 भी आ गया था। अच्छा। अब वापस 900 950 आया है। हाँ। या 1.5-2 साल में 900 रुपए का जो लेके बैठा, 950 का जो लेके बैठा है, हम्म। उसका तो बेचारे का आज अपने प्राइस पे ही आया हुआ है ना। बिल्कुल। और उतने टाइम में मार्केट में पता नहीं कितने सारे स्टॉक्स हैं, 3-3 4-4 गुना हो गए। बिल्कुल। तो हमने तो अपनी अपॉर्चुनिटी लूज करी ना। मेरे को क्या लेना देना LIC कितना ही पॉपुलर क्यों ना हो, मेरे को उसमें कमाई नजर नहीं आती, तो मैं क्यों लूंगा LIC? मैं यहाँ पैसे बनाने आया हूँ, मैं कोई इस चीज के लिए नहीं आया कि ये पॉपुलर है, वो पॉपुलर है, ये कर रहा है, या इसमें सारी दुनिया जिसमें, और मैं जैसे मैंने बिगनिंग में कहा, हाँ। जो सारी दुनिया को लेना वो मेरे को नहीं लेना, उसमें मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर भेड़ चाल है। भेड़ चाल है। तो पंकज जी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लोग बड़े कभी कभार होता है कि आज किसी फ्रेंड ने बताया और हमने वो स्टॉक परचेज कर लिया, तो लोगों को क्या एडवाइस करेंगे कि अच्छे स्टॉक्स आप इस तरीके से चुने? देखो, अगर आपने कभी भी कोई भी स्टॉक चुनना है, कोई भी चीज ना रातों रात बंदे को समझ में नहीं आती, हर चीज को समझने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, तो आपको क्या है, कंपनी की बैलेंस शीट्स उठाओ। ओके। कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ो, आपको नजर आएगा कंपनी कितना प्रॉफिट करती आई है, इसकी सेल में कितनी ग्रोथ आ रही है, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, क्या प्रमोटर के स्टॉक्स जो है, प्रमोटर ने कहीं अपने शेयर्स प्लेज तो नहीं करे हुए? मतलब कई बारी कंपनी ने क्या होता है कि जैसे प्रमोटर को पैसा चाहिए, ओके, कंपनी ने अपने शेयर्स को प्लेज कर दिया किसी के पास, किसी बैंक पे या कहीं प्लेज करके ओके, कर्जा ले लिया,
ठीक है, तो हम लोग उसको बहुत मतलब एक नेगेटिव तरीके से गिनते हैं। अपने स्टॉक्स गिरवी रख हाँ, दिए। गिरवी रख दिए। ठीक है। तो उसमें कि भाई कंपनी के पास फंड्स की शॉर्टेज है, प्रमोटर अपना माल क्यों प्लेज करेगा? लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं, पैसा मिलने की, तो जिसको आसानी से पैसा नहीं मिलता हाँ। वही ये सारे साम दाम दंड भेद करता ना, कहीं से तो पैसे मिल जाए, कैसे तो मिल जाए। अच्छा। तो जैसे कि किसी के स्टॉक्स प्लेज्ड हैं, हाँ। नहीं चाहिए, आपको उसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना है कि हाँ। कंपनी का प्रमोटर कहीं अपने शेयर तो नहीं बेचता जा रहा। हाँ। अगर आपको लगता है कि प्रमोटर होल्डिंग कम होती आ रही है, हाँ। तो दैट मीन्स की माल पब्लिक को चिपकाया जा रहा है। हाँ। अगर आपको लगता है कि प्रमोटर होल्डिंग ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग अगर कुछ घटी भी है, हाँ। बट उसके सामने एफआईएस की या डीआईएस की जो पोजीशंस है हाँ। वो इंक्रीज हुई हैं स्टॉक में। हाँ। तो गाइस, FIIs का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और DIIs का मतलब होता है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जिसमें म्यूचुअल फंड्स वगैरह वाले ये सब आ जाते हैं। ओके। तो अगर आपको नजर आता है कि सबकी पोजीशंस कम हो रही हैं, खाली पब्लिक के जो कॉलम है वहां पे परसेंटेज इंक्रीज होती जा रही है, इसका मतलब है कोई ना कोई, देखो जो बड़ा आदमी है प्रमोटर से ज्यादा उसकी कंपनी को कोई नहीं जानता। बिल्कुल। एफआईएस और डीआईएस इनसे ज्यादा हम कोई नहीं जान सकते, क्योंकि ये लोग तो सीधा प्रमोटर से बात कर लेंगे ना, कि बड़ा बड़ी होल्डिंग लेके बैठे हैं, करोड़ों रुपए लगा के बैठे हैं। बिल्कुल। तो इनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है हाँ। जो पब्लिक तक नहीं आई। हाँ। सब चीज न्यूज में भी नहीं आती, बहुत बार न्यूज में खबर तब आती है जब पिक्चर ओवर हो चुकी होती है। बिल्कुल। ठीक है ना? तो अगर आपको कहीं ना कहीं से ना मतलब इंडिकेशंस मिलने शुरू हो जाते हैं, अगर आप फंडामेंटली भी आपको पढ़ना जानते हो, टेक्निकल पढ़ना जानते हो। हाँ। जैसे हम लोग तो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। फंडामेंटली पूरी कंपनी अगर अच्छी होती है, हाँ। तब हम उसको टेक्निकल लेवल्स पे ब्रेकआउट पे बाय करते हैं या सेल करते हैं, जो भी करते हैं हम उसके अंदर टेक्निकली प्ले करते हैं। ठीक है। अगर हमें किसी भी स्टॉक के टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी नजर आनी शुरू होती है, हाँ। कि वॉल्यूम में या कहीं पे भी हमें कुछ लगता है, हाँ। तो फिर हम उसके फंडामेंटल्स की और रिसर्च करनी शुरू कर देते हैं। ओके। कि इसमें हो क्या रहा है, क्यों बड़ा इन्वेस्टर निकल रहा है, हाँ। क्या है क्या नहीं है। मैं एक कंपनी की एक बहुत छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। हाँ। एक हमने स्टॉक लिया था 2021 के आसपास की बात है, ट्राइडेंट के नाम से कंपनी है। अच्छा। लुधियाना बेस्ड कंपनी है, अपैरल्स बनाती है, मतलब बेडशीट्स वगैरह ये चीजें बनाती है। ओके। एक टाइम ये था कि उस कंपनी के बारे में बहुत कुछ डेटा था हमारे पास। अच्छा। कि स्प्रिंडल्स कितने लगे हैं उस कंपनी में, बहुत कुछ हमें पता था। ओके। हमने वो स्टॉक परचेज करा था 7 रुपए पे, 7 रुपीज। 7 रुपीज पे। उस स्टॉक का प्राइस गया 4-6 महीने, मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा था। पहले तो 6 साल एक वर्ष कम चला था, उसके जब चलना शुरू हुआ तो वो रुका नहीं। ओके। स्टॉक का प्राइस गया सीधा 70 रुपए। अच्छा। एंड आई वाज होल्डिंग प्रीटी बिग क्वांटिटी। ओके। ठीक है, 70 रुपए से प्राइस उसका ऊपर से नीचे आया 63-64। मुझे कहीं पे एक छोटी सी न्यूज सुनने को मिल गई। हाँ। कि इसके सीएफओ ने एक छोटा सा 8 करोड़ का कुछ घपला किया है। ओके। अब मुझे नहीं पता था कि वो न्यूज में कितनी सच्चाई है, क्या है क्या नहीं, लेकिन मेरे को न्यूज ऐसी फ्लैश होनी शुरू हो गई, मैंने अपनी सारी क्वांटिटी बेच दी। अच्छा। अब मेरे को अब इस कंपनी की मैनेजमेंट पे, उसके ऑनर जो राजेंद्र गुप्ता Doubt है, मतलब मेरे को लगना शुरू हो गया कि ये ना शूटअप एक तो वैसे भी वैल्यूएशन वाइज महंगा हो चुका हुआ है, मेरे को एग्जिट करना ही था। एक एग्जिट ना, मेरे को एग्जिट के लिए एक रीजन मिल गया। बिल्कुल। कि कंपनी में इतनी बढ़िया 10-15 हजार करोड़ की कंपनी में 8 करोड़ कुछ भी नहीं होते। लेकिन अगर इसमें ये समझो कि धुआं है, अगर कहीं धुआं, कहीं तो आग होगी तभी तो धुआं नजर आया है। बिल्कुल। ये धुआं नजर आया, मैं तो स्टॉक में से पूरा एग्जिट कर गया। हमने अपने जो क्लाइंट्स को भी दिलाया हुआ था, हाँ। सबको टोटल एग्जिट कर गया। उसके बाद स्टॉक आ गया शायद 26-27 रुपए। अच्छा। उसके बाद कुछ हमारे क्लाइंट्स है, उन्होंने नहीं बेचा, क्यों कहते नहीं और ऊपर चला जाएगा। मैं हाँ। यार जब दिलवाने वाला मैं हूँ, हाँ। तो मैं कह रहा हूँ बेच तो दो। बिल्कुल। अब क्या करोगे रख के? हाँ। तो अब वो कहते नहीं यार आपने सही करा, जो मेरा 50 में भी बिकवा दिया, क्योंकि आज भी वो स्टॉक 30-32 रुपए 35 रुपए घूम रहा होगा। मतलब हम स्टॉक नहीं देखते उसको। उसके बाद और उसमें मैं दूसरी चीज बताता हूँ। हाँ। 8 करोड़ के फ्रॉड के कुछ महीने के बाद में ये सुनने में आया कि राजेंद्र गुप्ता ने चेयरमैन से रिजाइन कर दिया। ओके। अगर ऑनर रिजाइन कर रहा है और उसका फैमिली मेंबर वापस कोई भी बोर्ड पे नहीं आ रहा, हाँ। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ इश्यूज हो सकते हैं जो हमें नहीं पता चले। तो हमें क्या करना है, अच्छी चीज मिलती है, अच्छी चीज में पैसे लगाएंगे ना। और 10 गुना पैसे हो गए यार, 10 गुना नहीं तो 9 गुना तो हमने कर ही लिए। हाँ। 9 गुना 9x पैसा कर लिया, और बिल्कुल। सेम वर्ड, भगवान को थोड़ी लूटना है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और था कि अभी हमारे इंडिया में 2 टाइप के इन्वेस्टर्स हैं। एक जो बिल्कुल बिगनर्स है, जिनके पास कैपिटल हो सकता है 1 लाख या उससे कम हो, या मे बी उसके आसपास हो। कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स भी हैं जो हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे 1 करोड़ हो गए, 2 करोड़ हो गए। अब हैवी इन्वेस्टर्स जो हैं वो पूरे दिन कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठ नहीं सकते। उनके पास टाइम नहीं है कि वो टेक्निकल चार्ट्स को देखें जिसमें वो कैंडल्स वगैरह पढ़ें। सेम अगर छोटा इन्वेस्टर है तो उसमें से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको जो लोग टेक्निकल तो देख सकते हैं कि कितना ऊपर जा रहा है, कैंडल्स कौन सी बन रही है,
बट मे बी उसकी फंडामेंटल की नॉलेज ना रखते हो कि इस कंपनी की बैलेंस शीट को कैसे स्टडी करें, सो आप दोनों इन्वेस्टर्स के लिए क्या रिकमेंड करोगे कि वो क्या करें? सिंपल एडवाइस है, अगर आप अपना स्किल बनाना चाहते हो स्टॉक मार्केट में फुल टाइम एज अ ट्रेडर या इन्वेस्टर आना चाहते हो, तो आप समझ के चलो इट विल टेक टाइम। ओके, इट इज नॉट अ प्रोसेस, ओवरनाइट प्रोसेस। ठीक कि है, आपने आधा घंटा देख लिया, 1 घंटा देख लिया तो इट्स ओवर। ठीक है, इसमें सालों लगते हैं, हाँ, बहुत टाइम लगता है। मेरे को 16 साल हो गए करते हुए। हम्म, आपको धीरे धीरे कैंडल समझ में आएंगी। हाँ, मतलब आप एक चीज को अगर दिन में 10 घंटे रोज देखोगे, 6 हाँ, घंटे 6.5 घंटे तो मार्केट में देखोगे, मार्केट बंद होने के बाद भी 4 घंटे 5 घंटे उसको दोगे। बिल्कुल, अब 10-11 घंटे अगर आप रोज किसी चीज को देख रहे हो और आप साल 2 साल 3 साल लगातार देख ही जा रहे हो, तो आपको तो समझ में आ जाएगी ना चीजें क्या है। बिल्कुल, बट लोगों के पास क्या होता है, इतनी पेशेंस ही नहीं होती। हाँ, तो जब आपके पास पेशेंस नहीं है, ये सब चीजें नहीं है, हाँ, इट इज वेरी इजी हाँ, एसोसिएट विद अ गुड ब्रोकर, गुड गुड ब्रोकर, ट्रेडिशनल ब्रोकर जो आपको हाँ, एडवाइजरी देता हो। हाँ, और अगर आप वो भी नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि आपको डिस्काउंट ब्रोकर पे जाना है, किसी पे भी जाना है, हाँ, तो देयर आर मल्टीपल स्टॉक एडवाइजर्स इन द कंट्री, एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर्स। हाँ, तो सीधा किसी सेबी रजिस्टर्ड जो एडवाइजर्स हैं, हाँ, किसी उनसे बात कीजिए, ओके, अपना उनका रजिस्ट्रेशन चेक कीजिए, ये चेक कीजिए कि वो फर्जी तो नहीं है, हाँ, जेन्यून है। हम्म, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, उनके हम्म, रिव्यूज देखिए, सब कुछ देखिए। हम्म, उसके बाद उसके कहने को जब वो आप उसके साथ जुड़े भी, उसको पैसे भी दे दें, हाँ, जब वो पैसे दे दो आप उसको भी, ये उसकी एडवाइजरी सर्विसेज के, उसके बाद ना महीना 2 महीना उसको वॉच करो, पहले कन्विक्शन लेके आओ। जब आपको कन्विक्शन आएगी ना बंदे पे, आपको लगेगा नहीं यार ये बंदा सही कर रहा है, ये जो स्टॉक्स दे रहा है ये स्टॉक्स चलते हैं, क्वालिटी ठीक है। देखो पैसा आपका है, तो आपका पैसा आपने कहाँ लगाना है, क्या करना है, आपके पैसे का चौकीदार कोई और दूसरा नहीं हो सकता, करना तो आप ही को पड़ेगा। तो सामने वाले के ऊपर जिस बंदे को आप जानते नहीं, तो महीना 2 महीने वॉच करो, जब कन्विक्शन बन जाए तो उसके साथ जुड़ो और काम करो। पंकज जी से आज हमें ये सुनने को मिला कि एज अ न्यू एंट्रेंट इनटू द मार्केट, अगर आप नई एंट्री कर रहे हैं मार्केट में, सो आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जुड़े, जिसमें आपको एक बेटर गाइडेंस मिलेगी टेकिंग न्यू शेयर्स, और आपको एक कमाई के अच्छे सोर्स का पता लगेगा। बिकॉज क्या है कि आप अगर किसी के कहने पे कोई स्टॉक को परचेज कर लेते हैं, राइट, सो और अगर आपने खुद की रिसर्च नहीं करी हो तो आपका काफी लॉस भी हो सकता है। सो थैंक यू पंकज जी फॉर दिस, एंड वी होप टू सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, बिकॉज इसके ऊपर एंडलेस टॉक्स हो सकती हैं। एंड थैंक you guys for watching. Do comment, like and share and subscribe, and we'll see you in the next podcast. Thank you.